उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड जी के टेस्ट का एक अन्य भाग, जहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई सारी पुस्तकों से लिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर प्रश्नों के साथ साथ उनसे संबंधित कई सारे तथ्यों पर भी बात करते हैं, जिससे कि एक प्रश्न के साथ बहुत सारे अन्य प्रश्नों के आंसर भी हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जी के टेस्ट का भाग, उत्तराखंड जी के टेस्ट। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न आज का यहाँ पर है वो है, विदेशी यात्री विलियम फिंच किस परमार शासक के समय गढ़वाल आया। तो देखिए, एक विदेशी यात्री गढ़वाल आए जिनका नाम था विलियम फिंच, और ये किस परमार शासक के समय में गढ़वाल आए, इन्होंने किस परमार शासक का विवरण अपने लेख में, अपने यात्रा वृत्तांत में दिया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, देखिए, मानसा। मानसा के समय में आए थे यहाँ पर एक विदेशी यात्री विलियम फिंच, और इन्होंने ही कहा है कि जो ये राजा है विलियम फिंच, काफ़ी अमीर ये राजा है। इसने तिब्बत पर आक्रमण किया था और वहाँ से ये स्वर्ण कलश लेकर आया था। इसने कहा था कि जो ये राजा है ये स्वर्ण के बर्तनों में भोजन करता है, मतलब ये एक अमीर राजा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मानशाह की, तो मानशाह का जो टाइम पीरियड था वो था अकबर के समय। अकबर का ये समकालीन हुआ करता था, और अकबर के समय जो कुमाऊँ की गद्दी पर शासक था वो था लक्ष्मी चंद, है ना। लक्ष्मी चंद एक जो प्रमुख शासक था वो था लक्ष्मी चंद। रुद्रचंद भी था वैसे, पर लक्ष्मी चंद उस समय था जिस समय दूसरा शासक वो था, क्या, मानसा गढ़वाल में था, तो उस समय कुमाऊँ में लक्ष्मी चंद था। लक्ष्मी चंद ने, देखिए, मानसा पर 7 बार आक्रमण किया, आप जानते हैं, और 7 बार असफल भी रहा था। अंत में उसे जीत प्राप्त हुई थी। उसका जो सेनापति था गेंडा सिंह, उसने जीत दिलाई थी। जबकि जो मानसाह का एक सेनापति हुआ करता था वो था, क्या, खत्तर सिंह, जिसने 7 युद्धों में जीत दिलाई थी मानसा को। ठीक है, खत्तर सिंह, इसी की मृत्यु लास्ट के युद्ध में हुई थी। और एक अन्य सेनापति भी हमें मानसा का देखने को मिलता है, वो है नंदी। ठीक है, नंदी नाम का एक सेनापति था मानसा का। तो ये थे मानसा से संबंधित कुछ तथ्य। देखिए, मानसा वही शासक है जिसने तिब्बत पर विजय प्राप्त की थी, या तिब्बत का एक हिस्सा है। कौन सा, उस हिस्से का नाम था, देखिए, दापा। दापा पर विजय प्राप्त की थी, मतलब तिब्बत पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करने वाला पहला परमार शासक था मानसा। इससे पहले भी आक्रमण किया था किसी परमार ने, लेकिन वो विजित नहीं हुआ था। वो परमार था विजयपाल। देखिए, एक परमार हुए विजयपाल, उन्होंने क्या किया था कि तिब्बत पर आक्रमण किया, लेकिन वो परास्त हुए थे। तो जिसने सफल आक्रमण किया वो था कौन, मानसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने रसोई दरोगा के पद का निर्माण किया था। तो एक चंद शासक ऐसा भी था जिसने अपने शासनकाल में क्या किया था कि रसोई दरोगा के पद का निर्माण किया। एक पद बनाया रसोई दरोगा, जो रसोई में खाना बनाने वालों का प्रमुख होगा और वो खाने की जिम्मेदारी लेगा। तो उस पद का निर्माण किया था एक शासक ने। तो कौन सा वो चंद शासक था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, देखिए, तिरुमल चंद। एक शासक हुए चंदों में तिरुमल चंद, उन्होंने ऐसा किया था, एक रसोई दरोगा का पद निर्मित किया था। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि देखिए, लक्ष्मी चंद जो शासक हुए उनके पुत्रों में क्या, सत्ता का संघर्ष हो गया। ठीक है, लक्ष्मी चंद के बाद सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। उनके कई सारे पुत्र थे, कहते हैं कि उसके 21 पुत्र थे। उसके बाद जो शासक बना वो बना कौन, दिलीप चंद। ठीक है, दिलीप चंद। लेकिन दिलीप चंद की हो गई असामयिक मृत्यु। दिलीप चंद के बाद शासक एक अन्य शासक बना था, वो था विजय चंद। अब विजय चंद जब शासक बना तो इसके जो दो, मतलब राज दरबार के 2 बड़े सदस्य थे, सकाराम कार्की और विनायक भट्ट। सकाराम कार्की और विनायक भट्ट, इन दोनों ने क्या किया, विजय चंद की हत्या कर दी षड्यंत्र से। तो यहाँ पर माहौल बहुत ख़राब हो गया। तो यहाँ के जो राजकुमार थे वो इधर उधर भागने लगे। तो जो तिरुमल चंद था वो गढ़वाल के श्याम शाह के दरबार में आया था। ठीक है, श्याम शाह के दरबार में तिरुमल चंद भाग कर आया। जबकि उनका एक अन्य राजकुमार था, वो था नारायण चंद नेपाल भाग के चला गया, जो कई वर्षों बाद उसके वंशज यहाँ वापस निकले आए। ठीक है, कुमाऊँ में। तो जो ये शासक था तिरुमल चंद, इसे श्याम शाह ने कुमाऊँ की गद्दी पर बैठाया। लेकिन वहाँ पर जो माहौल जारी था, बिल्कुल अव्यवस्था जारी थी और जो अराजकता थी, उसके निपटारे के लिए इसने क्या किया, सकाराम कार्की और विनायक भट्ट की हत्याएं करवा दी और एक पद बनाया रसोई दरोगा का, जिससे कि राजा को कोई विषैला खाना न खिला पाए। उसने एक पद बनाया रसोई दरोगा का, और इस पद पर जिस आदमी को उसने स्थापित किया था, उस आदमी का नाम आपको बताता हूँ, वह है कर्ण कठायत। ठीक है, कर्ण कठायत नाम के आदमी को यहाँ पर इसने इस पद पर बैठाया और
क्योंकि कर्ण कठायत एक क्या बोलते हैं राज परिवार का एक विश्वास पात्र व्यक्ति था, क्योंकि जो कठायत थे ये उसके परिवार से आता था, जो कि गरुड़ ज्ञानचंद का एक सेनापति हुआ करता था, नीलू कठायत, जिसने देश प्रेम के लिए अपनी मतलब षड्यंत्र में अपनी जान गंवाई, लेकिन देश प्रेम उसके अंदर था, उसने हमेशा चंदों के लिए कार्य किया था, तो इसीलिए कर्ण कठायत को ये पद दिया गया था जगत तिरुमल चंद के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखों का पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ? तो देखिए, कुमाऊं में गोरखों का शासक शुरू होता है 1790 से, ठीक है ना, 1790 से गोरखों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था। तो किसके समय में उनका बंदोबस्त यहाँ पर हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है जोगमल्ला शाह। देखिए, कुमाऊं का पहला गोरखा सूबा था जोगमल शाह, और जोगमल शाह के समय में 1791 में, ठीक है, 1791 1791 में ये वो हुआ था, क्या बोलते हैं, ये बंदोबस्त कुमाऊं में हुआ था। ये कुमाऊं का पहला बंदोबस्त था गोरखों के द्वारा। और जो अंतिम बंदोबस्त कुमाऊं में गोरखों ने किया था वो किया था 1807 में, ठीक है, 1807 में, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में इन्होंने किया था 1811 में। ठीक है, तो ये थे इनके कुछ अंतिम बंदोबस्त। अगर हम बात करें बंदोबस्तों की, तो गढ़वाल का जो पहला बंदोबस्त परमारों में किया था वो किया था परमार शासक बलभद्र शाह ने। ठीक है, परमारों का बलभद्र शाह ने किया था, और रतन चंद ने किया था चंदों का। तो ये भी याद रखना, चंदों का पहला बंदोबस्त रतन चंद ने, जबकि परमारों का बलभद्र शाह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के टनकपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो देखिए, टनकपुर में कुमाऊं परिषद का एक अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है, देखिए, बद्रीदत्त पांडे। अब हम बात करते हैं कुमाऊं परिषद की, देखिए, और इसके अन्य अधिवेशनों की। तो कुमाऊं जो परिषद है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 सितंबर को, ठीक है, 3 सितंबर 1916 को, और ये हुई थी कहाँ पर? जगौथी, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो सम्मेलन हुए वो 1917 से शुरू हुए, और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन 1917 में हुआ। ठीक है, 17 में ये हुआ था, ये हुआ था अल्मोड़ा में, याद रखना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जयदत्त जोशी। ठीक है, जयदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था, 1917 में हुआ था, और जयदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1918 में, सीक्वेंस में ये होंगे लगातार। 1918 में ये हुआ था, और ये जगह थी हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी में ये हुआ, और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो थे तारादत्त गैरोला, ये भी याद रखना। अगला जो तीसरा है वो 19 में होगा। ठीक है, ये भी 19 में, और 19 में ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था गढ़वाल में, मतलब कहाँ पे? कोटद्वार में। कोटद्वार में ये हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे यहाँ पर वो थे हरगोविंद पंत, ये भी आप याद रखना है। अब चौथा जो हुआ था, चौथा कहाँ पे हुआ? तो चौथा एक तो हुआ 1920 में, और ये हुआ था काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर में ये हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो इसके अध्यक्ष रहे थे, जो यहाँ पर तीसरे में अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, बद्रीदत्त जोशी, जबकि चौथे में रहे थे हरगोविंद पंत। इसके बाद दो अन्य सम्मेलन हुए, 4 तो ये हुए और 2 अन्य हुए। एक हुआ था 1923 में, और ये 1923 का जो है यही है टनकपुर अधिवेशन। और इसके बाद जो अन्य अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1925 में, ये हुआ था गनियाधौली रानीखेत में, रानीखेत के आसपास ये हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बैरिस्टर मुकंदी लाल। तो ठीक है, इतने सम्मेलन हुए और इतने इनके अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखेंगे, अवाना बुग्याल और चाइसिल बुग्याल कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए, 2 प्रसिद्ध बुग्याल हैं, प्रसिद्ध नाम थोड़ा कम सुनाई देते हैं, लेकिन चाइसिल तो प्रसिद्ध बुग्याल है। तो कहाँ पर ये स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है उत्तरकाशी। अवाना बुग्याल और चाइसिल बुग्याल हैं उत्तरकाशी में। कुछ अन्य जो उत्तरकाशी के प्रसिद्ध बुग्याल हैं आपने नाम सुने होंगे, कुछ कल्याण, हर की दून, सोनगाड़, छायागढ़ आपने सुना होगा। देवदामनी बुग्याल यहाँ का एक प्रसिद्ध बुग्याल है। बरनाला, देखिए यहाँ पर एक अन्य बुग्याल है बरनाला। ठीक है, बरनाला बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। तपोवन बुग्याल यहाँ पर है। ठीक है, तपोवन स्थान कई जगह पर है, लेकिन जो तपोवन बुग्याल है वो यहाँ पर स्थित है। केदार खर्क यहाँ पर है, मानेग यहाँ पर है, रुपनौल सौण एक है, और दयारा, देखिए दयारा जहाँ पर मक्खन उत्सव मनाया जाता है वो भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। तो ये हैं कुछ उत्तरकाशी के बुग्याल। अगर आप इनको याद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो फिर से इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरदेवल पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित, हरदेवल पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, हरदेवल जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई यहाँ पर पूछी गई है। हम बताएंगे आपको कि कहाँ पर ये स्थित है, लेकिन प्रसिद्ध पर्वत चोटी है, पूछी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत चोटी है। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले
हरदेवल पर्वत चोटी की ऊंचाई की तो 7151 मीटर है हरदेवल पर्वत चोटी की ऊंचाई, और ये स्थित है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में स्थित ये चोटी पूछी जा सकती है, इसलिए इसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। जबकि अन्य कुछ पर्वतों की ऊंचाई की हम बात करें तो जो हमने यहाँ पर ऊंचाइयाँ लिखी हैं वो भी संबंधित हैं किसी न किसी पर्वत से। तो जो नंदाकोट हमारी यहाँ पर है उसकी ऊंचाई है ये 6881, ठीक है, नंदाकोट। और नंदाकोट कहाँ पर है, ये भी पिथौरागढ़ में है, याद रखना। नंदाकोट भी पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। अगली जो चोटी है 6309 मीटर की, वो यहाँ पर है नंदा घुंगटी, ठीक है, नंदा घुंगटी। आपको पता होगा नंदा घुंगटी चमोली में स्थित है, और नंदा घुंगटी की ऊंचाई है 6309, ठीक है। अगला है 6543। तो 6543 जो ऊंचाई है वो है शिवलिंग की, ठीक है, शिवलिंग की जो टिहरी में स्थित है। तो देखिए इसलिए यहाँ पर इनकी ऊंचाई मैंने लिखी थी, शिवलिंग जो टिहरी में स्थित है इसकी 6543। तो ये कुछ अन्य चोटियों की ऊंचाई थी जो अभी तक मतलब उतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं पूछे जाने की। ये वो चोटियाँ हैं जो ज़्यादातर पेपर में नहीं पूछी गई हैं, लेकिन पूछी जा सकती हैं, क्योंकि पेपर में पंचाचूली भी पूछी जा चुकी है जिसकी ऊंचाई है 6904 मीटर, और ऐसी पर्वत चोटियाँ पूछी जा सकती हैं क्योंकि यही थोड़ा टफ बन जाती हैं। अगला प्रश्न है क्यार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो किस ज़िले में स्थित है क्यार्क का सूर्य मंदिर, आपको सही आंसर इसका बताना है। तो क्यार्क का जो सूर्य मंदिर स्थित है वो है देखिए पौड़ी ज़िले में। सूर्य मंदिर देखिए उत्तराखंड में कई सारे क्षेत्रों में है, शक जाति का प्रमाण ये सूर्य मंदिर यहाँ पर देते हैं, इनकी पूजा जो होती है यहाँ पर। और जो क्यार्क का सूर्य मंदिर है वो है पौड़ी में। जबकि उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, है ना, अल्मोड़ा में स्थित है, और राजा कटारमल द्वारा बनाया गया है उत्तराखंड शैली में। जबकि एक अन्य सूर्य मंदिर है पलेठी का सूर्य मंदिर जो है हिंडोला खाल टिहरी में, ठीक है, हिंडोला खाल टिहरी में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। और 4 मंदिरों का ये समूह है, और उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मंदिर है पलेठी का सूर्य मंदिर, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और कुछ अन्य नाम के सूर्य मंदिर हैं जो जिनमें कन्फ्यूजन होता है, वो है बूटधारी सूर्य मंदिर। तो बूटधारी जो सूर्य मंदिर है या सूर्य की जो मूर्ति है बूटधारी, वो है द्वाराहाट मंदिर के अंदर। और एक अन्य ऐसी ही मूर्ति है जिस दूसरी मूर्ति में भी जिसमें सूर्य के बूट पहने हुए हैं, वो है बूट चौराधारी सूर्य की मूर्ति, वो गोपेश्वर मंदिर के अंतर्गत अंदर है। तो मतलब 2 मंदिरों में, द्वाराहाट और गोपेश्वर में बूटधारी सूर्य की मूर्तियां हैं, लेकिन जो गोपेश्वर वाली मूर्ति है उसे कहा जाता है बूट चौलाधारी सूर्य मंदिर या मूर्ति। और जो अल्मोड़ा में द्वाराहाट में है उसे सिर्फ बूटधारी सूर्य मूर्ति कहा जाता है, ठीक है। मंदिर भी आ सकता है, मूर्ति भी आ सकता है। अगला प्रश्न है 52 नदियों का संगम किसकी रचना है। क्वेश्चन है 52 नदियों का संगम एक रचना है, कहानी संग्रह है, किसकी ये है 52 नदियों का संगम। तो इसका जो सही आंसर इनमें से है विद्यासागर नौटियाल, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी या हिमांशु जोशी। तो शैलेश मटियानी देखिए इसका सही आंसर है, शैलेश मटियानी की रचना है 52 नदियों का संगम। जन्म हुआ था शैलेश मटियानी का बाड़े छीना अल्मोड़ा में, और जो मुख्य इनका मूल नाम है वो आप जानते हैं रमेश चंद्र सिंह मटियानी इनका मूल नाम है। और प्रसिद्ध जो इनकी रचना है वो है बोरीवली से बोरीबंदर तक, है ना, ऐसी एक रचना है, आप जानते हैं बोरीवली से बोरीबंदर तक। हौलदार इनकी एक कहानी है प्रसिद्ध, हौलदार। और आकाश कितना अनंत है इनकी एक कहानी प्रसिद्ध है, ये आकाश कितना अनंत है, ठीक है। और न कागज़ की नाव, आकाश कितना अनंत है कागज़ की नाव। अब देखिए इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार, क्योंकि क्या कहा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु जो भारत के आंचलिक कथाकार हैं, उनके बाद प्रसिद्ध स्थान इन्हीं का है, शैलेश मटियानी का। इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दलित समाज के उत्थान हेतु कार्य करने वाली एकमात्र अखबार था। तो देखिए दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाला उत्तराखंड के इतिहास में एक मात्र अखबार कौन सा था, इसका सही आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से है वो है देखिए समता। देखिए 1934 में अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन हुआ था, प्रकाशक थे मुंशी हरिप्रसाद टमटा। इस जो ये पत्रिका या जो ये अखबार था समता, जो साप्ताहिक था ये शायद, हाँ साप्ताहिक ये था। तो इसने दलित जाति के सुधार मतलब स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत अग्रणी संस्था रही है इस क्षेत्र में, बहुत अच्छा इसने काम किया। लक्ष्मी टमटा इसकी जो पहली महिला संपादक थी, वो उत्तराखंड की शायद पहली महिला संपादक भी रही, और पहली दलित ग्रेजुएट भी वही थी लक्ष्मी टमटा। तो ठीक है, ये समता अखबार से संबंधित कुछ तथ्य थे। अगर देखें अन्य अखबारों की तो जागृत जो जनता अखबार है उसकी जो संपादन हुआ 1939 से हुआ था, और ये निकला था हल्द्वानी से, ठीक है, हल्द्वानी से इसे निकाला था पीताम्बर पांडे ने। और उत्थान की बात करें तो उत्थान एक पत्रिका थी, 1946 से निकली थी, और ये निकली थी अल्मोड़ा से, और हीरा बल्लभ जोशी ने इसे निकाला था उत्थान पत्रिका। और प्रजा बंधु की बात करें तो ये भी 1939 में जागृत जनता के साथ ही निकला था। और प्रजा बंधु ने को जो यहाँ से निकला था वो स्थान था रानीखेत, ठीक है, रानीखेत से निकला,
और प्रजाप बंधु को जिस व्यक्ति ने छपवाया था या जो इसके संपादक थे वो थे जयदत्त वेला, ठीक है। तो जागृत जनता के जो संपादक थे वो थे पीताम्बर पांडे हल्द्वानी से 1939, जबकि उत्थान के थे 1946 में कौन, हीरा बल्लभ जोशी पत्रिका थी ये अल्मोड़ा से निकलने वाली। और अगले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, वो हैं अगला जो अखबार है वो है प्रजाप बंधु, जो 1939 में ही निकला और ये निकला था रानीखेत से जयदत्त वेला द्वारा। और समता जो हमारा है वो 1934 में अल्मोड़ा से निकला था मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा। तो ये है इन अखबारों के बारे में कुछ हल्के फुल्के तथ्य, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोवन खना हिमनद से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी वह नदी है जो गोवन खना हिमनद से प्रवाहित होती है? गोवन खना हिमनद जो कि स्थित है पिथौरागढ़ में, वहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है। इसका जो सही आंसर हम देना है, इसका जो सही आंसर है वो है पूर्वी धौलीगंगा। देखिए पूर्वी धौलीगंगा की जो धारा है, मुख्य धारा, वो है नानक दारमा, इसे नानक दारमा भी कहते हैं। और ये नानक दारमा या दारमा जो है यही निकलती है गोवन खना हिमनद से। और आगे इसमें जो नदी मिलती हैं उनमें जो नाम है वो है कंचुतित और सेलायांगटी और लिस्सर। और ये बन जाती है खेला में, काली नदी में मिलती है। काली में ये खेला नामक स्थान पर मिलती है और यही नदी है जो गोवन खना हिमनद से निकलती है, पूर्वी धौलीगंगा, है ना। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए एक अनुसंधानशाला है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी इन स्थानों में से? तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए कलकत्ता में। 1924 में बोसी सेन द्वारा देखिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ध्यान से सुनिए। और 1936 में ये यहाँ से स्थानांतरित हो गया अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में स्थानांतरित हो गई थी ये संस्था 1936 में, कहाँ से? कोलकाता से। तो ये है डॉक्टर बोसी सेन द्वारा स्थापित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। ये अब जो है कि वो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है ना, तो पूसा की एक इकाई के रूप में कार्य करता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो जो ये संस्था है, ये रिसर्च सेंटर है, ये स्थित कहाँ पर है? इनमें जो इसमें से इनका जो सही आंसर है वो है रुड़की हरिद्वार में। देखिए रुड़की हरिद्वार में स्थित है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। और रुड़की में जो अन्य एक संस्था यहाँ पर है वो है क्या? सेंट्रल बिल्डिंग, ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है, ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है रुड़की में। अगला प्रश्न, किस जनजातीय समूह को जनजातीय समूहों का सरताज कहा जाता है? किस जनजाति को? उत्तराखंड की वो कौन सी जनजाति है जिसे जनजातीय समूहों का सरताज कहा गया है या कहा जाता है? तो पहले तो मैं बता दूं कि ये कहा है जय सिंह रावत ने, ठीक है, जय सिंह रावत ने ऐसा कहा है। और अपनी पुस्तक जनजाति उत्तराखंड की जनजातियों के इतिहास में ऐसा इन्होंने कहा है जय सिंह रावत ने कि जो भोटिया जनजाति है वो जनजातीय समूहों का सरताज है। और किस लिए कहा है, किसकी जाति के लिए कहा है? भोटिया जनजाति के लिए कहा है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, भोटिया जनजाति के लिए कहा है। और भोटिया जनजाति की बात करें तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, आप जानते हैं सबसे प्राचीन जनजाति है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति। और 3 जिलों में लगभग इसका अधिकांश निवास करती है। जो 3 जिले हैं यूके, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तीनों सीमांत जिलों में। और 5 उपजातियाँ इसकी देखने को मिलती हैं, जैसे मतलब मुख्य उपजातियाँ जो इसकी हैं वो हैं पिथौरागढ़ में सौखा, चमोली में मारछा, तोलछा और उत्तरकाशी में जो इसका है वो है जाड़, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य प्रजातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं भोटिया की। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कब से कुमाऊं कमिश्नर ने ले लिया? तो टिहरी रियासत का राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व था उस पर कब से कुमाऊं कमिश्नर का अधिकार हो गया? कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत ही टिहरी रियासत को अब अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना है। मतलब टिहरी रियासत के लिए जो भी अन्य राज्यों से संपर्क होगा उसे अंग्रेज ही तय करेंगे, कुमाऊं कमिश्नर ही तय करेगा। ये कब से हुआ, ये नियम कब आया? तो 1842 में ये नियम लागू हुआ था। 1842 में टिहरी रियासत के जो राजनीतिक अधिकार थे वो सब ब्रिटिश जो हमारा कमिश्नर होता है उसके पास चले गए थे। बात करें टिहरी रियासत की तो स्थापना हुई थी इसकी 28 दिसंबर 1815 को, जब मतलब टिहरी राजा जो सुदर्शन शाह थे उन्होंने टिहरी में त्रिहरी नामक स्थान पर अपनी राजधानी को पुनर्स्थापित किया था, क्योंकि ब्रिटिश कुमाऊं को अलग कर दिया गया था गढ़ राज्य से और एक अलग क्षेत्र दिया गया था गढ़ राजा को शासन करने के लिए सुदर्शन शाह को। वहाँ पर सुदर्शन शाह ने नई राजधानी की स्थापना की थी और 55वें परमार थे, परमार वंश के सुदर्शन शाह। ये भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
नैनीताल उच्च न्यायालय देश में किस क्रम का न्यायालय है? तो जो नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना उत्तराखंड में हुई थी वो देश का किस क्रम का या किस नंबर का उच्च न्यायालय बना था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 20वां। देखिए 9 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है ना, 9/11/2000 को बना था कौन? उत्तराखंड। और उसी दिन उसका हाई कोर्ट बना था नैनीताल उच्च न्यायालय, जो कि भारत का 20वां न्यायालय बना था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कत्थई रंग से रंगी मानव आकृतियाँ कहाँ पर मिली हैं? तो कत्थई रंग से रंगी मानव आकृतियाँ हमें मिली हैं, देखिए इनमें से जो सही आंसर हमारा है वो है देखिए कफरकोट से। कफरकोट एक स्थान है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कफरकोट कहाँ पर है? आपने जहाँ पर यहाँ पर एक अन्य नाम से भी ये स्थान मिलता है, पेटसाल के समीप स्थित है कफरकोट। और यहाँ पर जो नृत्य करते हुए आकृतियाँ मिली हैं वो उन्हें कत्थई रंग से रंगा गया है। तो ऑप्शन में अगर पेटसाल ना आए तो कफरकोट भी आ सकता है, इसके लिए भी आप तैयार रहना। ठीक है, अगला प्रश्न है परमार वंश का प्राप्त प्राचीनतम ताम्रपत्र किस शासक का है? तो देखिए परमार वंश की बात हो रही है। परमार वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र किस वंश का मिला है, जिससे कि इस वंश के बारे में बहुत बड़ी जानकारी का स्रोत मिला है, क्योंकि इस ताम्रपत्र से पहले माना जाता था कि अजयपाल ही इस वंश का संस्थापक है। लेकिन इस ताम्रपत्र ने वो भ्रांति भी तोड़ दी थी, क्योंकि इसने उससे पूर्व के शासक का नाम दिया था। तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है, इसमें सही आंसर जो है वो है देखिए जगतपाल। जगतपाल का ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है देवप्रयाग से, और देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से जगतपाल का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। और इस ताम्रपत्र ने हमें बताया है कि अजयपाल से पूर्व का जो शासक था 5वीं पीढ़ी से पूर्व, 5 पीढ़ी पूर्व, तो वो था जगतपाल की। ठीक है, 5 पीढ़ी या 2 पीढ़ी ऐसे कुछ है, लेकिन इसी से हमें पता चलता है कि जगतपाल अजयपाल से पूर्व का परमार शासक है। और वो भी परमारों की कई मतलब परमारों की जो वंशावली है उसमें बहुत नीचे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब हुई? तो देखिए गढ़वाल जागृत संस्था की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है, इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है 1939। गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना हुई थी पौड़ी गढ़वाल में। प्रताप सिंह नेगी जो व्यक्ति थे या उमादत बड़थवाल इसके संस्थापक थे। इस संस्था ने उत्तराखंड के ठीक है आज़ादी आंदोलन के समय ये संस्था यहाँ पर बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है पूर्वासी पत्रिका है। तो देखिए किस प्रकार की पत्रिका पूर्वासी है, यहाँ पर कहा जा रहा है मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक या वार्षिक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर जो पूर्वासी पत्रिका हमारी यहाँ पर है वो एक वार्षिक पत्रिका है। ठीक है, और निकलती है ये अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से निकलने वाली पूर्वासी पत्रिका एक प्रसिद्ध पत्रिका है उत्तराखंड की, और एक वार्षिक पत्रिका है, मतलब वर्ष में एक बार निकलने वाली जो पत्रिका है। और अन्य उत्तराखंड की कुछ प्रमुख वार्षिक पत्रिकाएं अन्य हैं, जिनमें से एक आता है उत्तराखंड संस्कृति। ठीक है, उत्तराखंड संस्कृति जो निकलती है पौड़ी से। ये उत्तराखंड जो संस्कृति है ये पौड़ी से निकलती है, और पौड़ी से निकलने वाली जो ये पत्रिका है ये भी वार्षिक है। और एक दूसरी जो प्रसिद्ध पत्रिका है वो है पहाड़। पहाड़ कहाँ से निकलती है हमारी? नैनीताल से। नैनीताल से निकलने वाला पहाड़ भी हमारा जो हमारी जो पत्रिका है वो भी वार्षिक पत्रिका है। तो 3 वार्षिक पत्रिकाओं के बारे में बात हो रही है, पूर्वासी, पहाड़ और उत्तराखंड संस्कृति। पूर्वासी अल्मोड़ा से, पहाड़ नैनीताल से और उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से। ठीक है, और अगला आज का अंतिम प्रश्न है वो ये है कि रणवीर सिंह बिष्ट को पद्मश्री किस वर्ष मिला? रणवीर सिंह बिष्ट जिनका संबंध है कला से संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति उत्तराखंड के हैं, इनको पद्मश्री दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो किस वर्ष इनको पद्मश्री दिया गया था? तो 1991 का वो वर्ष था जब इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। तो देखिए दोस्तों ये थे उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे ही टॉपिक्स मैं यहाँ पर आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।